स्नेहा, विक्रम और पद्मिनी को पार्टी से लौटने में बहुत देर हो गई। रात के 12 बज गए थे। पद्मिनी रानी रूपवती की इकलौती संतान थी। शहर से 18 किलोमीटर दूर उनका एक महल था। एक समय में यहाँ सैनिक, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब समय बदल गया था। सरकार ने रजवाड़े खत्म करके सभी राजघरानों को प्रिवी पर्स देना प्रारंभ कर दिया था। महल के आसपास रहने वाले सभी परिवार धीरे धीरे रोजी रोटी की तलाश में शहर में बसने लगे और वहीं काम धंधा करने लगे। महल के आसपास 2 किलोमीटर तक ही कुछ परिवार बचे थे। शहर से लेकर महल तक बियाबान जंगल था। लेकिन आज भी रानी पद्मिनी अकूत संपत्ति की मालकिन थी। विदेश में पढ़ी होने के कारण कंप्यूटर चलाना उसे भली भांति आता था। स्नेहा उसकी 6 साल की बेटी थी और विक्रम उसका पति। विक्रम ने पद्मिनी से कहा, बहुत अच्छी पार्टी थी। शहर के सारे माने जाने लोग पार्टी में उपस्थित थे। वैसे मानना पड़ेगा, लोगों ने तुम्हारा बहुत अधिक आदर सत्कार किया। आज भी लोग तुम्हारे साथ महारानी जैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन खाते पीते हम लोगों को काफ़ी देर हो गई। महल पहुँचते पहुँचते 1 ज़रूर बज जाएगा। फिर विक्रम ने पीछे बैठी स्नेहा से पूछा, बेटा, आपको नींद तो नहीं आ रही? आपने पार्टी एंजॉय की? नहीं, नींद नहीं आ रही। स्नेहा ने रूखा सा जवाब दिया। पद्मिनी ने स्नेहा को टोकते हुए कहा, नहीं बेटा, इसे जवाब नहीं देते। कोई बात नहीं, अभी बच्ची है। तभी झटका लेकर कार बंद हो गई। पद्मिनी ने घबराते हुए विक्रम की ओर देखा। परेशान होने जैसी कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ये कहकर विक्रम कार का गेट खोलकर बाहर आ गया। स्नेहा थोड़ी विचलित हो गई थी। मम्मी, कार अगर ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ तो जंगली जानवरों का भी डर है। ये पेड़ कितने भयानक लग रहे हैं, देखो ना। पद्मिनी ने देखा, वहाँ एक पीपल का पेड़ था जिस पर ढेर सारे लाल पीले धागे बंधे हुए थे, जैसे किसी ने टोना टोटका कर रखा हो। कार में क्या खराबी हुई है यह देखने के लिए पद्मिनी कार का दरवाज़ा खोलने लगी। स्नेहा ने थोड़ा डरते हुए कहा, मम्मी, कार में अकेले मुझे बहुत डर लगेगा। स्नेहा बेटा, तुम तो बहादुर बच्ची हो, ऐसे डरते नहीं। ठीक है, चलो, मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर में कार का दरवाज़ा खोलकर विक्रम ने बताया कार अब ठीक हो गई है और छोटी उंगली दिखाते हुए बोला, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। लो बेटा, कार अब ठीक हो गई है। बस 15 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पद्मिनी और स्नेहा की धमनियों में रक्त जम गया। गाड़ी के थोड़ा आगे एक पीपल का पेड़ था। स्नेहा ने गौर से देखा तो उसे लगा जैसे पेड़ के पीछे 2 आंखें उसे देख रही हैं। धीरे धीरे उसे एक औरत के बाल नजर आने लगे। फिर पेड़ के पीछे से एक औरत का सर बाहर निकला। उसने बड़ा सा टीका लगा रखा था। अंधेरे के कारण चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। वो आकृति धीरे धीरे चलते हुए कार की तरफ बढ़ने लगी। चलते चलते वह औरत कुछ गुनगुना रही थी, जैसे बच्चों की कोई लोरी। उसके सफ़ेद बाल चेहरे पर झूल रहे थे। कुछ पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। पद्मिनी को लगा कि उसके शरीर में जान ही नहीं बची है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर के मारे शब्द मुंह से नहीं निकल रहे थे। एक पल के लिए वो भूल गई कि स्नेहा पीछे बैठी है। उधर जैसे जैसे औरत गाड़ी के पास आ रही थी, पीछे बैठी स्नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन ठीक गाड़ी के पास आकर वो औरत जैसे विलीन हो गई। पद्मिनी और स्नेहा बदहवास सी उसे देखने लगी। कुछ पल यहाँ वहाँ देखकर पद्मिनी ने राहत की सांस ली। तभी उसके कंधे पर स्नेहा ने हाथ रखा। पद्मिनी ने मुड़कर देखा तो डर के मारे उसकी आवाज़ उसके मुंह से भी नहीं निकल रही थी। भूथा सा एक साया स्नेहा की खिड़की पे खड़ा स्नेहा को निहार रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद रंग की थी, बाल मुंह पे लटके हुए थे। सफ़ेद साड़ी पहने हुए वह औरत धीरे धीरे स्नेहा की खिड़की खटखटाने लगी। उसके नाखून बड़े बड़े थे, जैसे जानवरों के होते हैं। इंसान जैसी कोई बात थी ही नहीं उसमें। उसके चेहरे पे एक
खौफनाक मुस्कान थी। तभी उस साये ने खटखटाना बंद कर दिया और ध्यान से दरवाजे के लॉक की ओर देखने लगी। इसी पल पद्मिनी को ध्यान आया कि स्नेहा का डोर लॉक नहीं है। स्नेहा, जल्दी से अपना डोर लॉक करो। लेकिन स्नेहा डर के मारे जैसे जम गई थी। पद्मिनी तुरंत आवेश में आई और इससे पहले कि वो चुड़ैल खोल पाती, पद्मिनी ने मुड़कर स्नेहा की डोर लॉक कर दी। फिर वो औरत हिंसक होकर जोर जोर से कार का दरवाजा खोलने लगी, उसे खोलने का प्रयास करने लगी। पद्मिनी जोर से चिल्लाई, स्नेहा, जल्दी कूद के आगे आ जाओ। स्नेहा कूदकर तुरंत पद्मिनी की गोद में जा बैठी। पद्मिनी ने वहां पड़ा हुआ एक पेचकस मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। घबरा के दोनों ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल के लिए पूरी गाड़ी हिलने लगी। फिर वो औरत जोर से चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर पद्मिनी और स्नेहा का पसीना छूट गया। अचानक ही सब शांत हो गया। डरते डरते दोनों ने आंखें खोली तो पाया कि वहां कोई नहीं। कुछ देर पद्मिनी स्नेहा से चिपट कर बैठी रही। अगले ही पल पद्मिनी जिस खिड़की के पास बैठी थी उस पर एक हाथ आया। चौंक के पद्मिनी पलटी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, विक्रम का चेहरा सामने आ गया। उसने दरवाजा खोला। क्या हुआ? तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों? क्या बात हो गई? विक्रम, जल्दी चलो यहाँ से। एक भयानक सी औरत जो कार का दरवाजा पीट रही थी, हम लोग बहुत डर गए थे उसको देखकर। मजाक कर रही हो क्या? यहाँ बियाबान जंगल में कौन आ सकता है भाई? ये तुम लोगों का वहम होगा। नहीं विक्रम, ये कोई वहम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उस भयानक औरत को देखा है। अच्छा, मैं अभी देखता हूँ। यह कहकर वह चारों ओर घूम घूम कर देखने लगा। पद्मिनी ने विंडो ग्लास नीचे करते हुए जोर से कहा, चले आओ विक्रम, जल्दी चले आओ। कोई भी तो नहीं है यहाँ। दूर दूर तक सन्नाटा है। बेकार ही तुम लोग डर गए। विक्रम ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए कहा, इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ, ये अरबों की प्रॉपर्टी बेचकर शहर चलो। वैसे भी शहर का जीवन यहाँ से बहुत सरल है। हर चीज़ बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन तुम हो कि तुम्हारे राज्य से प्रेम जाता ही नहीं है। पद्मिनी ने लंबी सांस ली और स्नेहा का बाल सहलाते हुए बोली, चलो, इस विषय में फिर कभी बात करेंगे, अब घर चलो। घर आकर सोने की तैयारी होने लगी। स्नेहा ने कहा, मम्मा, मैं अकेले कमरे में हरगिज नहीं सोऊंगी। मुझे डर लगता है, मैं आपके पास ही सोऊंगी आज। बेटा मान जाओ। वैसे भी विक्रम कल एक हफ्ते के लिए टूर पर यूरोप जा रहे हैं। फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास ही सोएगी। आज मैं कमला आंटी से कह देती हूँ कि वो तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे। तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना, अपने डर का डटकर सामना करो। स्नेहा की आया कमला एक फोल्डिंग डालकर स्नेहा के कमरे में ही सो गई। रात को लगभग 3 बजे स्नेहा को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी, जैसे घुंघरू पायल बज रहे हों। स्नेहा ने आंखें खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कमला वहीं फोल्डिंग पर सो रही थी। स्नेहा ने अपनी आंखें बंद करी और मुंह को चादर तक ढक लिया। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए सोने का प्रयास करने लगी। तभी स्नेहा को ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से स्नेहा की चादर खींच ली। उसने चादर से बाहर झांक कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। स्नेहा अपना चेहरा ढककर फिर से सोने का प्रयास करने लगी, लेकिन अगले ही पल किसी ने बड़े जोर से स्नेहा की चादर खींचकर जमीन पर फेंक दी। ये सब इस गति और हिंसा से हुआ कि स्नेहा को कुछ समझ नहीं आया। उसका शरीर कांपने लगा। वो जोर से चीखी और बुरी तरह से घबरा कर रोने लगी। बगल के कमरे से पद्मिनी दौड़ती हुई आई और स्नेहा को अपनी गोद में ले लिया। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मम्मा, यहाँ कोई था, शायद वही औरत। मुझे बहुत डर लग रहा है, वह मुझे मार देगी। तुम मेरे पास सो जाओ ना, मुझे अकेला मत छोड़ो। देखो आया आंटी तो अभी तक सो रही है। ठीक है बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपनी सेना को छोड़कर। चलो लेट जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। सुबह पद्मिनी ने रात को जो स्नेहा के साथ हुआ था विक्रम को बताया। क्या कभी पहले इस महल में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं तो, कम से कम मेरी जानकारी में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वहीं राजमहल की बूढ़ी नौकरानी मंजू खड़ी थी। कुछ देर चुप रहकर वो बोली, हो चुका है मैम साहब, बहुत साल पहले की बात है, जब तक आप तो पैदा भी नहीं हुई थी। एक नर्तकी थी, नाम पीटू था उसका। इस हवेली में अपना सर चौकी से पीट कर आत्महत्या की थी उसने। लंबे लंबे बाल, बड़ी सी बिंदी लगाती थी वो। कहते हैं कुछ बहुत बुरा हुआ था उसके साथ, जिस कारण से उसकी रूह इस हवेली में मिल रही है। बहुत सालों तक उसके घुंघरू की आवाज़
लोगों को सुनाई देती थी। तो चुप कर, बेकार में अफवाह फैला रही है। पद्मिनी, अगर ऐसी अफवाहें बाजार में आ गई तो इस हवेली को कोई खरीदेगा भी नहीं। आज इसके अच्छे से अच्छे खरीदार मौजूद हैं जो इस पूरी जगह को एक रिजॉर्ट, पिकनिक स्पॉट में बदलना चाहते हैं और इस महल को एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। मेरी मानो, ये संपत्ति बेचकर शहर में अपना आशियाना बनाते हैं जहाँ सारी सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। विक्रम, तुम यूरोप टूर से वापस आ जाओ, फिर इस विषय में बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हारी इच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कल राणा शमशेर सिंह स्नेहा से मिलने आए थे? नहीं तो तुम क्यों पूछ रहे हो वैसे? कल 15 तारीख थी ना, और मैंने शमशेर को शहर में देखा था। पर यहाँ तो नहीं आए। पद्मिनी कुछ अधीर होते हुए बोली। न जाने क्यों इतने साल बाद भी उस आदमी का जिक्र पद्मिनी को बेचैन कर देता था। पद्मिनी, मुझे गलत मत समझना, बस वैसे ही बैठे बैठे दिमाग में आया। कहीं इन घटनाओं के पीछे शमशेर का हाथ तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मालूम है स्नेहा को पाने के लिए वो कितना बेचैन है। एक भयानक औरत का रात के 1 बजे जंगल में मिलना, स्नेहा को डराना, रात में चादर खींचना, बाकी की डरावनी आवाज़ें निकालकर स्नेहा को परेशान करना, और ये सब तभी हुआ जब वो इस शहर में मौजूद है। क्या पता स्नेहा के मन में तुम्हारे और इस महल के प्रति डर पैदा करना चाहता हो, जिससे वो उसके पास चली जाए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कल रात शमशेर स्नेहा के कमरे में था? नहीं, जरूरी नहीं, पर हो सकता है कि यहाँ काम करने वालियों में से किसी को उसने पैसे का प्रलोभन दिया हो और उसके द्वारा ये कराया गया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो इतना नीचे भी गिर सकता है? पद्मिनी सोच में पड़ गई। शमशेर अब शायद वो आदमी नहीं रहा था जिसे वो जानती थी। दूसरी तरफ विक्रम ने पद्मिनी और स्नेहा को प्यार एवं सहारा दिया और उन्हें हमेशा अपना समझा है। अच्छा चलो, इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं, नहीं तो मुझे फ्लाइट पकड़ने में देर हो जाएगी। वैसे मैंने 10 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए हैं। विक्रम के चेहरे पर परेशानी के भाव तैरने लगे। पद्मिनी, वैसे ही लोग समझते हैं कि मैंने तुमसे तुम्हारे पैसे के लिए शादी करी है, अब तुम उस आग में और घी डाल दो। पद्मिनी के चेहरे पर हंसी आ गई। विक्रम की सादगी उसे हमेशा उसे प्यार करने पर मजबूर कर देती थी। अरे, इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी तुम ढूंढ कर लाए थे, उसे हाथ से कैसे जाने दे? और फिर लोग क्या बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, नहीं पड़ेगा। मैं बस ये जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर मुझे उतना ही विश्वास है जितना खुद पर है। तुम्हें तो इस इन्वेस्टमेंट पर विश्वास है ना, कि इसमें निवेश करने से हमें 25% का ब्याज मिलेगा? बिल्कुल है, और जब तक तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है मैं ज़रूर सफल होऊंगा। ज़रूर पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे जो तुम जैसी जीवन संगिनी मिली। चलो स्नेहा को बुला लो, मेरे जाने का समय हो गया है। स्नेहा बेटा, आ जाओ, पापा जा रहे हैं। स्नेहा आ तो गई, लेकिन उसके चेहरे पर काफी मायूसी थी। आपके लिए क्या लाऊं विदेश से स्नेहा बेटा? रिमोट वाला हेलीकॉप्टर लोगी? वो तो है भी नहीं आपके पास। नहीं चाहिए। चलो अच्छा, पापा को बाय बाय तो कर लो। स्नेहा ने बिना मन के हाथ हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारी बच्ची को। 3 साल हुए हैं, लेकिन वह तुम्हें कुछ भी संबोधन करने को तैयार ही नहीं। तुम चिंता क्यों करती हो पद्मिनी, अभी बच्ची है स्नेहा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब विक्रम जा रहा था उसी समय सामने से शमशेर सिंह आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और सिर्फ हल्की सी गर्दन हिलाई। शमशेर के आने का पता चलते ही स्नेहा में नई स्फूर्ति आ गई। वह दौड़कर पापा पापा कहते हुए शमशेर से चिपट गई। शमशेर ने स्नेहा को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगा। पद्मिनी ने शमशेर सिंह से कहा, तुम तो कल ही शहर आ गए थे, कल क्यों नहीं आए? मुलाकात का दिन तो कोर्ट में हर माह की 15 तारीख निश्चित किया है। उतार दो स्नेहा को और चले जाओ वापस। कल मैंने लैंडलाइन पर कई बार फ़ोन किया था, लेकिन तुमने उठाया नहीं। मोबाइल शायद कि तुमने किसी दूसरी कंपनी का ले लिया है। पुराने नंबर पर कई बार ट्राई किया था, फिर सोचा तुम लोग भवानी सिंह के यहाँ फंक्शन अटेंड करने गए होगे। लेकिन आज तो तुम बिना कोई फोन किए ही आ गए। क्यों मेरे जीवन में जहर घोलना चाहते हो? आज भी सुबह से मैं कई बार लैंडलाइन पर फ़ोन कर चुका हूँ। मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा, सिर्फ महीने में एक बार अपनी बच्ची से मिलने आता हूँ। इसमें क्या गलत करता हूँ? तुमने जब से मना किया है मैं कोई गिफ्ट भी अपनी बच्ची के लिए नहीं लाता। बच्चे से मिलने आना गुनाह नहीं है, परंतु स्नेहा को भड़काना, उसको डराना, ये सब गुनाह है। कल कितने पैसे देकर तुमने उस औरत को स्नेहा और मुझे डराने के लिए भेजा था?
हमारी कौन सी मेड को तुम पैसा देकर रात में घूंघरू और दूसरी तरह की डरावनी आवाजें निकालने को उकसाते हो, बताओ? शमशेर हक्का बक्का रह गया। उसको डरा हुआ देखकर पद्मिनी का शक यकीन में बदल गया। पद्मिनी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो। कौन सी घुंघरू की आवाज़ आती है? पता नहीं क्या इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं तो महज चंद घंटों के लिए आया हूँ, तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। मैं अपनी बच्ची से मिलकर लौट जाऊँगा। मैं नासमझ नहीं हूँ शमशेर, तुम्हारी अंदरूनी इच्छा मैं भली भांति जानती हूँ। तुम मेरी स्नेहा को मुझसे छीना चाहते हो। पता नहीं मम्मी पापा ने क्या सोचकर तुमसे रिश्ता करा दिया। ना जायदाद थी, ना अच्छा परिवार था तुम्हारे पास, सब लोग जुआरी और शराबी। तुम्हारे घर मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। अब तो मैं चैन से जीने दूँ? शमशेर सिंह भी अपना आपा खोने लगा था। कितने दिन रही हो तुम हमारे यहाँ? मात्र 17 दिन। उसके बाद तुम यहाँ अपने 117 साल पुराने महल में आ गई। पूरे दिन तुम अपनी मनमानी करती थी। मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, ये भी प्रयास किया कि तुम्हें दुख न पहुंचे। फिर तुम्हारे जीवन में विक्रम आ गया और तुमने मुझसे डिवोर्स मांगा। मैंने वो भी दे दिया तुम्हें। अब और क्या चाहती हो तुम? उसी समय 2 मेड नाश्ते का सामान लेकर आ गई। उन्हें डांटते हुए पद्मिनी ने कहा, ले जाओ सारा सामान। क्या मैंने तुम लोगों को नाश्ता लाने का आदेश दिया था? इन सब बातों से स्नेहा काफी आहत हुई। वो रोने लगी और बोली, पापा, हम अपने कमरे में चलते हैं। पद्मिनी ने डांटते हुए कहा, नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं, यहाँ से बाहर जाइए। तुम जाओ अपने कमरे में। इसके बाद पद्मिनी स्नेहा को अंदर ले गई। शमशेर कुछ देर ठहर कर महल से बाहर चला गया। 2 दिन बाद रात करीब 2 बजे जब स्नेहा और पद्मिनी सो रहे थे, आंगन से बड़ी जोर की आवाज आई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। पद्मिनी को लगा जैसे कोई पेड़ टूटकर नीचे गिर गया है। पद्मिनी ने बरामदे में आकर ग्रिल से देखा। आंगन में एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लाश आधा पानी में डूबी हुई थी। पद्मिनी के पीछे स्नेहा भी उठकर आ गई। पद्मिनी ने तेजी से स्नेहा की आंखें ढक ली, फिर उसे लेकर तेजी से अंदर चली गई। सभी नौकरों को उसने उठा दिया और तुरंत थाने को फ़ोन किया। उसने विक्रम को भी फ़ोन घुमाया, परंतु विक्रम विदेश में होने के कारण फ़ोन नहीं उठा सका। सुबह लगभग 5 बजे पुलिस आई। सभी लोग एक कमरे में डरे सहमे से बैठे हुए थे। पुलिस इंस्पेक्टर तिवारी ने मौका मुआयना किया और तफ्तीश करने के बाद उनको बताया, ये आदमी मरा हुआ है। मुझे लगता है किसी ने शव को पीछे की तरफ से जेसीबी से आंगन में फेंका है। अब इसके पीछे कौन है, क्या उद्देश्य है, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसी हरकत? शमशेर, राणा शमशेर सिंह। मेरा शक तो उसी पर जा रहा है इंस्पेक्टर। सिन्हा का पिता है वो, पर वो उसका खानदान ऐसा काम करने में पूरी तरह सक्षम है। ठीक है रानी साहिबा, आपको थाने आकर एफआईआर लिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे। पद्मिनी ने उसी दिन पुलिस स्टेशन जाकर शमशेर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। 2 दिन बाद वह पुलिस स्टेशन दोबारा गई और इंस्पेक्टर तिवारी से मिली। गिरफ्तार कर लिया आपने शमशेर को? कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। मैडम, शमशेर सिंह इस समय जर्मनी गया हुआ है। उसके आने पर ही गिरफ्तारी संभव हो पाएगी। क्या कह रहे हैं आप? शमशेर विदेश गया हुआ है? ये कैसे संभव है इंस्पेक्टर साहब? उसके पास तो टैक्सी में बैठने लायक भी पैसे नहीं रहते। वह कैसे विदेश जा सकता है? नहीं मैडम, शमशेर सिंह ने पिछले 5 सालों में काफ़ी तरक्की की है। इसने यहाँ टेक्सटाइल, पद्मिनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और भी कई संस्थान खोले हैं इन्होंने। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बल्लभगढ़ रियासत के शमशेर की बात कर रही हूँ। हाँ, हम भी आपको उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। अब वो बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। पद्मिनी हैरान थी। उसको ये जानकर हर्ष हुआ और हैरानी भी। शमशेर ने अपनी कंपनी का नाम उसके और उसकी बेटी स्नेहा के नाम पर रखा है। फिर वो सोचने लगी कि ऐसा आदमी इतना नीचे कैसे गिर सकता है। उसे वो शमशेर याद आ गया जिससे उसने शादी करी थी और जो उसकी परवाह करता, उसे प्यार करने वाला शमशेर। पद्मिनी की आंखें नम हो गईं। इंस्पेक्टर साहब, उन्हें अरेस्ट मत कीजिएगा, बस पूछताछ कीजिएगा। रास्ते में पद्मिनी के मन में अनेकों ख्याल आ रहे थे।
वह विक्रम और शमशेर को तराजू के दो पलड़ों में तोलने लगी। एक तरफ विक्रम है जो हमेशा पद्मिनी के ऊपर न्यौछावर रहता है, जिसने पद्मिनी को तब सहारा दिया जब वो काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। दूसरी ओर शमशेर जो शायद हमेशा सच बोलता था, शायद खुद को व्यक्त नहीं कर पाता। एक और विक्रम था जो उन्हें महल बेचकर शहर में जाने को कह रहा था। दूसरी ओर शमशेर जिसने कभी महल को बेचने का जिक्र ही नहीं किया, हमेशा यही कहा, यह महल तुम्हारी आन बान और शान है, इसे कभी बिकने ना देना। एक और विक्रम था जो पढ़ा लिखा होने के कारण पैसा निवेश करने की नई नई स्कीमें ढूंढता था और अब तक पद्मिनी का 18 करोड़ लगा भी चुका था। दूसरी ओर शमशेर जिसने कभी पैसे की बात नहीं करी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कमाया वो पद्मिनी को लाकर दे दिया। कभी कभी पद्मिनी को लगता कि कहीं सच में विक्रम ने उसकी जायदाद के लिए तो शादी नहीं की। पद्मिनी के 18 करोड़ जो विक्रम ने निवेश किए हैं, आज तक उनका कोई पता नहीं था। अक्सर विक्रम अपने यूरोप टूर पर जाता था, पर कभी पद्मिनी को नहीं ले गया। पद्मिनी कोशिश करती थी कि विक्रम के बारे में ऐसा ना सोचे और उस पर पूरी तरह से भरोसा करे, पर कभी कभी उसे शक हो जाता था। महल के आने पर पद्मिनी की विचारधारा टूट गई। अंदर आने पर कमला आया ने पद्मिनी से पूछा, मेम साहब 3 लोगों का खाना लगा दूं क्या? 3 लोग? कौन से 3 लोग? पद्मिनी ने चौंकते हुए पूछा। आप, स्नेहा बेटी और विक्रम साहब। अरे तुम शायद भूल गई कमला, विक्रम तो विदेश गए हुए हैं ना? अरे नहीं मेम साहब, मैं शहर से गई थी ना सामान लेने, वहाँ मैंने साहब को देखा, किसी महिला के साथ थे, अपनी लाल कार से उतरते हुए देखा था मैंने तो ये समझा कि आप हैं उनके साथ। हो सकता है मुझे धोखा हुआ हो। कमला की बात सुनकर पद्मिनी बहुत सोच में पड़ गई। क्या वह वास्तव में विक्रम ही था जिसे कमला ने बाजार में देखा? लेकिन उसके साथ वह महिला कौन थी? कहीं विक्रम तो नहीं है इस सारे कुचक्कर की जड़? कहीं विक्रम धोखा तो नहीं दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शमशेर ने कमला को पैसे देकर ये सब झूठ बोलने को कहा हो? पद्मिनी का दिमाग झन्ना गया। ऐसे अनेक सवाल पद्मिनी के मन में आते रहे। पद्मिनी ने कुछ सोचकर कमला आया से कहा, देखो कमला, ये बात तुम अपने तक ही रखना, और ये बताओ क्या तुम्हें पता है घोष बाबू कहाँ रहते हैं? हाँ मैं जानती हूँ मेम साहब, 1-2 बार मैं उनके घर गई थी। क्यों, क्या काम है उनसे आपका? तुम ऐसा करो कमला, शहर जाकर घोष बाबू से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। 1-2 दिन में जब भी फुर्सत मिले मुझसे आकर मिल लें। अगले दिन घोष बाबू रानी पद्मिनी से मिलने आए। कैसी हैं आप? हम लोग तो ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है ना? आपने महाराजा चतुरसेन के लिए बहुत से जासूसी के कारनामे किए हैं, हम लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं। क्या आप मेरे लिए जासूसी करेंगे? जो भी आपकी फीस चाहिए मैं आपको दूंगी। कैसी बातें करती हो बिटिया, मेरे लिए तुम आज भी वही नन्ही सी राजकुमारी हो जिसे मैंने गोद में खिलाया है। बोलिए क्या काम है? बहुत बहुत धन्यवाद घोष बाबू। आप तो जानते ही हैं कि मैंने 2 शादियां की, शमशेर से और विक्रम से, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने निर्णय लेने में कुछ गलती जरूर की है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों के विषय में जानकारी हासिल करके मुझे बताएं। एक तरह से मुझे दोनों की कुंडली चाहिए। लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपका ये काम मैं अति शीघ्र कर दूंगा। 1 हफ्ते के बाद घोष बाबू ने आकर पूरी रिपोर्ट रानी साहिबा को दी। उन्होंने कहा, घोष बाबू ने रानी पद्मिनी को विक्रम और शमशेर के विषय में ऐसी क्या जानकारी दी जिससे पद्मिनी के पैरों तले से जमीन सरक गई। शमशेर व विक्रम दोनों में कौन सच्चा था और वह कौन झूठा? दोनों की सच्चाई जानने के बाद रानी पद्मिनी ने किससे दूरी बनाई व किससे निकटता? ऐसे अनेकों सवालों का जवाब ढूंढती हमारी कहानी अजीब दास्तान का पार्ट 2 सुनना ना भूलें। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। हमारी आगे आने वाली कहानियों के कुछ अंश। कहानी
पूनम सिंह 62 के कुछ अंश। मिस्टर सिंह ने पूनम को गले से लगा लिया। यही तो तुम्हारी अदा है, कितना कुछ करती हो और फिर सारा क्रेडिट मुझे दे देती हो। जाने कब साथ चले थे हम, कल ही की बात लगती है। हमारे इस सफ़र में न जाने कितने मोड़ आए। मुड़ कर देख रहा था वो रास्ते जो हम पीछे छोड़ आए, लेकिन अब तो मंजिल साफ दिखती है। तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ और तुम साथ हो तो न जाने कितनी दूर तक और चल सकता हूँ। देख रहा हूँ वो दूर जाते हमारे कदमों के निशान बीते कल को छू कर आते हैं। नमस्कार, मैं कोई वक्ता नहीं, मुझे तो बस इतना कहना है कि यह कार्य मैंने अकेले नहीं बल्कि जेटली, जो शायद उनका असली नाम नहीं है, के साथ मिलकर किया है। और इस काम को करने में मुझे हिम्मत दी है मेरे सिंह साहब और बच्चों ने, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है। हमें बस थोड़ा बहुत हर फ्रंट पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। थोड़ी बहुत हिम्मत, उत्साह और आपस में एकता हर काम को आसान बना देती है। और सबसे विशेष बात तो ये है कि जब आप रोज़मर्रा के रूटीन से हटकर अपने परिवार, अपनी सोसाइटी या अपने देश के लिए कुछ करते हैं तो आपके दिल में एक अनोखी खुशी और संतुष्टि प्राप्त होती है। लगता है हमने कुछ विशेष किया है। कहानी एक रात के कुछ अंश। ठीक है, तो सुनो, मैं अपने जीवन को 4 फेज़ में डिवाइड करना पसंद करूँगी। पहला बचपन, जिसकी अब हल्की हल्की यादें शेष है। दूसरा फेज़ मेरा अपनी सहेलियों के साथ बीता, लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ सूना सूना, कुछ मिसिंग सा लगता था। फिर मेरी दोस्ती तुम कमीनों से हो गई। शुरू में थोड़ा अलग सा लगा, लेकिन जब तुम लोग मुझसे कहते थे कि तुम लोगों ने दोस्ती केवल इस वजह से की है कि तुम 3 थे और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता था। समय के साथ हम लोगों की आपस में निर्भरता बढ़ती गई और बाद में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब हम लोग आपस में ना मिलते हो। मुझे प्रतीत होने लगा कि अब मेरा जीवन मुकम्मल हो गया है। लेकिन जैसे नदी में लहरें आती रहती हैं, उसी तरह जीवन में भी नयापन होता रहता है। मेरे जीवन का नया चौथा फेज शुरू हो गया। मेरे विवाह की तैयारी होने लगी। फिर डेस्टिनेशन मैरिज का ज़बरदस्त टर्न आ गया और मुझे 15 दिनों के लिए मॉरिशस आना पड़ा। वो हमारे बीच नहीं थी, पर उसकी यादें, उसकी महक, उसकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा याद आ रहा था। तेरे आने की आस है ए दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है, ये रात क्यों डराती है। तू कहीं नहीं है मगर हमें क्या लगता है कि तू यहीं आस पास है ए दोस्त। आगे आने वाली कहानी अनामिका के कुछ अंश। जस्टिस अनामिका, ये सही है कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के विवाह में रुपयों या किसी अन्य सामान का लेन देन नहीं हुआ था, लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि तेज प्रताप इतने आदर्शवादी थे कि उन्होंने दहेज में कुछ भी लेने से मना कर दिया। दरअसल ऐश्वर्या बहुत रईस घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इनके पिताजी ने तेज प्रताप की कुंडली निकलवाई थी। ऐश्वर्या के पिताजी सूर्य प्रकाश जान गए थे कि तेज प्रताप नंबर 1 का लालची और नाकारा व्यक्ति है। उसे किसी भी एंगल से ऐश्वर्या से प्रेम नहीं है। वो ऐश्वर्या से केवल धन के लालच में शादी करना चाहता है, लेकिन उसके प्रेम जाल में फंसी ऐश्वर्या तेज प्रताप की चाल को समझ नहीं पाई और चेकमेट हो गई। जैसे मछलियाँ शिकारी के जाल में फंसती चली जाती हैं, वैसे ही ऐश्वर्या भी फंसती चली गई। मेरे हिसाब से आप लोगों की उम्र 80-85 साल से कम नहीं होगी। ऐसा क्या था इस मुकदमे में जो आप लोग दोनों दिन दौरान मुकदमा आकर बैठ जाते थे और बड़े ध्यान से मुकदमे की कार्यवाही देखते रहते थे? अगर मैं सही सोच रही हूँ तो आप लोग ऐश्वर्या के माता पिता मिस्टर और मिसेस कपूर हैं। ऐसी भी क्या जिद थी
आप लोग उसे माफ भी तो कर सकते थे। एक गलती की सज़ा 33 वर्ष नहीं होती, उम्र कैद भी 20 साल में ही खत्म हो जाती है।